ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे। एक बहुत ही कॉमनली क्वेरी हमारे पास आ रही है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है। ये लगभग 7-8 महीने से मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोगों ने एक सवाल पूछा है, और ये सिर्फ ऑनलाइन में ही नहीं, फिजिकल सेशंस में भी जो लोग आते हैं वो भी इसके बारे में सवाल करते हैं कि मतलब इसके बारे में आप कुछ डिटेल में बताएं, ये सही है नहीं है। अब ये हम कह रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे लिए तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम इस पे बात करना उतना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन फिर भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है तो मैंने सोचा कि इस पे डिटेल एक वीडियो बना दें। कई सारे वीडियो में मैंने इस पे बात किया है, लेकिन शॉर्ट में, तो पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको ये होगा। बहुत सारे लोग तो हड़बड़ा के बस स्किप कर कर के वीडियो देखते रहते हैं, तो उसमें उनको मेन जो पॉइंट होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे वही जो मैंने बताया कि जैसा थंबनेल में आप देख रहे हैं, स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। स्टेम सेल थेरेपी से हर वो पेरेंट्स रूबरू होंगे, कहीं ना कहीं से उन्होंने सुना होगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत तो ज़रूर कहीं ना कहीं से उड़ते उड़ते खबर सुना होगा, या फिर यूट्यूब पे ही वीडियो देखा होगा, बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा होगा, और वो भी उसी आके एक असमंजस वाले सिचुएशन में फंस गए कि अब इसको कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, समझ नहीं आ रहा सही होता है नहीं होता। तो इसी के बारे में ये डिटेल वीडियो है। ये आप लोगों को स्किप नहीं करना चाहिए, ये पूरा देखना चाहिए, ये आपके फ़ायदे के लिए। देखिए, स्टेम सेल थेरेपी का मतलब क्या होता है, मोटा मोटी हम समझा देते हैं, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो टेक्निकल टर्म्स हैं, सारे लोगों को समझ में नहीं आएंगे। स्टेम सेल थेरेपी का मतलब होता है कि ये एक रिजुवेनाइजेशन का थेरेपी है। मतलब क्या कि कहीं पे कोई हमारा बॉडी का सेल डैमेज हुआ, एग्जैक्ट पता है कि यहाँ ये डैमेज है, उसको साइंटिफिक अप्रोचेज से वो नया सेल ग्रो करने के लिए ये किया जाता है। जैसे कि आप ल्यूकेमिया, जैसे कि ब्लड कैंसर होता है, और भी कैंसर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली जो केमोथेरेपी होता है, तो केमोथेरेपी में क्या होता है, केमोथेरेपी मतलब केमिकल की ही थेरेपी है। तो वो जो इतने रेडिएशंस दिए जाते हैं पेशेंट ये के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें बहुत सारे सेल डैमेज हो जाते हैं बॉडी के। तो उसके बाद कुछ केसेस में माना जाता है कि ये इफ़ेक्टिव होता है, तो उस जगह में स्टेम सेल थेरेपी यूज किया जाता है। इसके अलावा न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज बहुत तरह के होते हैं। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज मतलब कि नर्व को डैमेज करने वाले, डैमेज हो गया तो उसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेज जो होते हैं, उन सब कंडीशंस में भी ये कुछ हद तक इफ़ेक्टिव माना जाता है। तो उसमें भी क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली पेशेंट, डॉक्टर को पता है कि फलां जगह पर जाके यहाँ पे डिजेनरेशन हुआ है, वो एग्जैक्ट आपके सारे स्कैनिंग वगैरह में आ रहा है। तो उस जगह को फिर से ग्रो करने के लिए आप स्टेम सेल थेरेपी का सहारा लेते हैं। तो ये इसका मतलब ओवरऑल इतना ही मतलब होता है। अब रही बात कि इसको क्या किया है कि कुछ लोगों ने पैसा कमाने का जरिया बनाया, इससे मनी मेकिंग का जरिया बनाया, और इसको ऑटिज्म के केस में एक्सपेरिमेंट करने का ये किया। ठीक है कि बच्चों में ऑटिज्म और इससे जो भी रिलेटेड ये हैं उन वो सारी प्रॉब्लम्स स्टेम सेल थेरेपी से ठीक हो जाएंगे। और हमारे भारत में 2-3 हॉस्पिटल्स ही ऐसे हैं। मुंबई साइड में कोई एक है, नाम हम उसका नहीं लेंगे, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा इसको प्रमोट किया है, और बहुत सारे लोगों से पैसा लूटा भी है। और ये लूटना ही इसलिए कह रहे हैं, ये स्कैम है, ये घोटाला। ये इसका कोई क्या होता है ना कि एविडेंस बेस्ड अप्रोच मतलब होता है कि आप जब एविडेंशियल प्रूफ हो कोई कि हाँ इसके करने से ये हो जाता है, तो जाके आप सही माने, नहीं तो फिर वो स्कैम है, वो घोटाला है, वो आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा है। और उसने वही किया है, पैसा ले लेके 5-5 लाख 6-6 लाख रुपया लेके, नाम हमको पता है, नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि बिना मतलब का ये नहीं हो। तो वो चीज़ें, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे मेरे पास आए ऑनलाइन सेशन में हमारे जुड़े, आज से 6 महीने 7 महीने पहले की बात है। 3-4 लोग कंटिन्यूसली कुछ दिन के बाद जुड़े थे। उन्होंने बताया कि एक फलां हॉस्पिटल है, आप लोग सर्च करेंगे स्टेम सेल थेरेपी इन मुंबई या फिर इंडिया तो आपको दिखा देगा, उसका नाम सबसे पहले दिखाता है। तो उसमें वो प्रचार में इतना पैसा लगा देता है कि बस, तो इसीलिए अब उसमें क्या है कि उन्होंने बोला कि 5 लाख रुपया मांगा
हमने दे दिया, वो अपना थेरेपी वगैरह का ये किया लोग, उसके बाद से बच्चा आया 1-2 महीने के बाद और प्रॉब्लम उसमें बढ़ गई। जब स्टेम सेल थेरेपी के बारे में मैंने बताया कि इसमें एग्जैक्ट कहाँ पे डीजेनरेशन हुआ, कहाँ पे सेल डैमेज हुआ पता हो तो ही स्टेम सेल थेरेपी की जा सकती है। आ रही बात समझ में? तो जब पता हो कि एग्जैक्ट यहाँ पे है तो ही किया जा सकता है। ऑटिज्म के केसेस में यहाँ पे डीजेनरेशन जैसा कुछ है नहीं, नर्व में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये सोशियो साइकोलॉजिकल एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है, इसके साथ सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज हुआ है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, ये सोशल कम्युनिकेशन डिजॉर्डर की प्रॉब्लम है, ये क्या है कि सोशल इंटरेक्शन बच्चे का प्रॉपर नहीं कर पा रहे, ये स्पीच और लर्निंग की प्रॉब्लम है। तो इसमें कहाँ पे आप बताएंगे ब्रेन में कहाँ पे ऐसा डैमेज हुआ जहाँ पे कि जाके सुई घोंप दिया जाए कि ये ठीक हो जाए? ऐसा कहीं है ही नहीं। तो ऐसा जब नहीं है तो उसमें स्टेम सेल थेरेपी मतलब क्या है कि वो हीट एंड ट्रायल मेथड वाली बात है कि आजमा के देखते हैं। तो आजमा के देखने में क्या होगा कि वो नर्व को कहीं ना कहीं डैमेज कर देगा और फिर क्या करेगा कि वो आपके बच्चे के सिम्टम्स को और बढ़ा सकता है। कम तो नहीं होगा, कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उस दौरान जितने भी प्रोसीजर्स चलेंगे ट्रीटमेंट के वो सारे आपके बच्चे को नुकसान करेंगे और बाद में उनमें एग्रेशन बढ़ेगा। ये जितने लोग कराए हैं इससे रिलेट कर पाएंगे और लिखित आप लोग ले लें कि आपके बच्चे में उसके बाद और प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि इसका कोई एविडेंस बेस्ड अप्रोच नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे जो कि इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो कि स्टेम सेल थेरेपी के एजेंट लोग हैं, एजेंट लोग मतलब दलाल लोग, तो उस तरह के जो भी देखेंगे तो इस पर कहेंगे कि आप कैसे ये कर सकते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल काउंसिल जो है, पहले MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता था, उसके बाद उसको हटा के उसी का मतलब कि नया तरह से गठन करके NMC हमारे यहाँ नेशनल मेडिकल काउंसिल। नेशनल मेडिकल काउंसिल वो पिछले ही साल मैंने उसका एक ये देखा था, आर्टिकल देखा था, उसमें कोई नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम गठित हुई थी, उसके एक डॉक्टर ने आके पूरा ये दिया था, अपना इंटरव्यू दिया था, उसमें बताया था कि ये इसका कोई भी ये ना साइंटिफिक अप्रोच है और ना ही ये एविडेंशियल प्रूफ है इसका कोई, ये एविडेंस बेस्ड अप्रोच है ही नहीं। सिर्फ पैसा बनाने के लिए कुछ हॉस्पिटल्स का पता चला है कि उन लोग स्टेम सेल थेरेपी बच्चों के लिए कर रहे हैं और 5 से 10 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे हैं, जो कि हमारे संज्ञान में आया है मामला। और उसके बाद से केस में क्या हो रहा है कि और केस वर्स्ट हो रहा है, वो कंडीशन ख़राब हो रही है। तो ये हमारे संज्ञान में मामला आया है, हमने उन सबको नोटिस भेज दिया है कि किस आधार पे तुम कर रहे हो ये, हमको ये करो। और आगे इसको मतलब बैन लगा दिया गया है। आगे अगर कोई इस पर ये करता है, पकड़ा जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द होगा, उस पर कार्रवाई होगी। ये इतना ये है। और ये आप लोग गूगल वगैरह सर्च कर सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, और बहुत सारे पेपर कट आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको इसमें ये सारा रिपोर्ट दिया हुआ। मैंने पढ़ा था उस टाइम, सोचा था उसी टाइम में वीडियो बनाएं, लेकिन हमको उतना यूजफुल लगा नहीं, इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाया। वो आर्टिकल अभी मेरे मिल नहीं रहा, अगर मिलेगा तो फिर उसके पे एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें वो सारा उसको अटैच कर देंगे। आप लोग ऐसे सर्च कर सकते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जब नेशनल मेडिकल काउंसिल जो हमारे यहाँ है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करती है, इस फील्ड में जो भी चीज़ें होनी है सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं। तो वो क्या है कि बेहतरी के लिए, पेशेंट के लिए बेहतरी के लिए, लोगों को सही अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो गलत चीज़ों को तो प्रमोट वो करेगी नहीं। तो अब क्या है कि इस तरह के ये पे बैन लगाया गया। फिर भी अभी क्या कर रहा है लोग, इन लोग अपना स्टेम सेल थेरेपी, जाहिर सी बात है कि यहाँ पैसा दे दे के सब कुछ मैनेज होते रहता है। अब कोई क्लेम करेगा जाके, नहीं होता है कि कभी कभार क्राइम कहीं किसी गांव में किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पुलिस भी क्या करे, कोई FIR कराने तो यार नहीं, गुंडों से डरा हुआ। उसी तरह का कुछ खेल इस सब में है। तो इन सब चक्करों में आप लोग ना पड़े। जितने लोग हमारे कम से कम व्यूअर जो भी हैं, हमारे साथ लोग जुड़े हुए जो भी लोग हैं, आप हमारे अपने लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि आप इन सब फंसावे में ना पड़े। स्टेम सेल थेरेपी से कोई भी फ़ायदा नहीं होने को है। अभी भी इस पे रिसर्च जारी है। जब इसका कोई एविडेंशियल प्रूफ आएगा, एविडेंस बेस्ड अप्रोच आएगा, तब इसको NMC भी इसको वैलिडिटी दे देगी, इसको मान्यता दे देगी, तब जाके ये सही होगा।
अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो इससे बचे, भ्रामक विज्ञापनों से बचे। हम बोले ना कि अभी के एडवर्टाइजमेंट के शिकार हैं हम लोग, तो उन सब विज्ञापनों से, उन सब एडवर्टीजमेंट से बचें आप, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हम बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा सवाल पूछा है हमसे, तो क्या है कि स्टेम सेल थेरेपी 5 लाख से 7 लाख 10 लाख रुपए तक, मान लिया कि 10 लाख रुपए आपका खर्च होगा। आप बच्चे के भविष्य के लिए आप ज़मीन बेच सकते हैं, आपके पास कुछ गहना है वो बेच सकते हैं, जहाँ से भी आपको मतलब पैसा हो जाए वो आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे अपने बच्चे के लिए। लेकिन क्या हो कि वो करने के बाद बच्चे में प्रॉब्लम और बढ़ जाए, तब कैसा लगेगा आपको? तो इसलिए पहले ही से अलर्ट रहें। और ये आपको लगता है कि सिर्फ आपके बच्चे की प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं, आप कितना भी पैसा खर्च करके ठीक कर सकते हैं। दुनिया में कई लोग हमारे साथ, जो लोग जुड़े हुए हैं, करोड़पति लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका मंथ का इनकम करोड़ों का है। वैसे भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें एक ऑटिज्म और उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी हैं। वो सारे लोग भी, आपको क्या लगता है कि वो स्टेम सेल थेरेपी नहीं सुने हैं, या फिर उन्होंने उस बारे में पता नहीं किया, लेकिन वो भी नहीं जा रहे हैं। जो लोग महीना के 10-20 हज़ार 50 हज़ार कमाते हैं वो स्टेम सेल थेरेपी का सोच रहे हैं। जो लाखों करोड़ों कमाते हैं वो तो ईजिली उसको अफोर्ड कर सकते हैं ना, फिर भी वो तो नहीं करा रहे हैं ना, वो भी ट्रीटमेंट में ही जा रहे हैं, इसी में ये हो रहे हैं। और जैसा कि ऑटिज्म में मैंने बताया कि ज़्यादातर कंडीशंस में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज में हो रहा है। न्यूक्लियर फैमिलीज कहाँ? शहरों में कौन लोग रह रहे हैं? आर्थिक रूप से संपन्न लोग ही रह रहे हैं। उनको लाइफ का एक गोल है कि 50-60 लाख का एक फ्लैट होना चाहिए, 10-12 लाख की एक गाड़ी होनी चाहिए, और 20-25 लाख 50 लाख अपने बैंक में अपना ये होना चाहिए। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोग के पास ईजिली ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अगर इससे होना होता तो पूरी दुनिया में, हमारे देश से और भी एडवांस बहुत सारे देश हैं इस सब फील्ड में, तो वो लोग स्टेम सेल थेरेपी करके बच्चे को ठीक कर सकते थे। कोई फ़ायदा नहीं है जब तक एग्जैक्ट कहाँ इंजरी हुई है, वो स्पाइन इंजरी है या फिर जैसे मैंने बताया कि जितने भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं उन सब केसेस में ही यूज होगा। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले साल 2-3 लोगों ने ऐसा ये करा, आज से 7-8 महीने पहले, पिछले साल नहीं 7-8 महीने पहले की बात है, कि वो लोग लेके गए। उसके बाद सर हाइपर एक्टिविटी उसमें बहुत बढ़ गई, वो गुस्सा चिड़चिड़ापन उसमें बहुत सारा बढ़ गया। उसके बाद हम लोगों ने उनसे बात किया तो बोला लोग क्या कि हाँ उसका फिर से 6 महीने बाद फिर से एक बार और करना पड़ेगा, वो करके देखते हैं, उसके बाद वो बच्चा ठीक होगा। वो लोग एक तो ऐसे ही 3-4 लाख रुपए हम लोग गंवा चुके थे, उसके बाद फिर से वही प्रोसीजर, और उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो ऐसे लोग अगर जहाँ से भी ये हैं, अगर आपको कह रहा है कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, तो आप कहिए कि गारंटी दोगे इसका, तो कहेगा गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है तो मत करवाइए, क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन तो है नहीं, ये सर्जरी तो है नहीं कि आपको ये कराना है, सर्जरी नहीं कराएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब उसकी गारंटी नहीं है तो फिर आप क्यों जा रहे हैं अंधेरे में लाठी चलाने, बोलते हैं ना, अंधेरे में लाठी चलाना, क्यों जाते हैं? नहीं जाइए। ये आपका पैसा वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके इमोशन से खिलवाड़ होगा और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर देखिए, अब लास्ट में कंक्लूड करते हैं सारी बातों को। स्टेम सेल थेरेपी से ऑटिज्म ठीक होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे ये नाखून रगड़ने से बाल काला होता है और बाल झड़ता नहीं। वो बाबा जो है, योग वाले बाबा, तो वो सिखाए हैं ना, बचपन में हम लोग भी ऐसे 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 करते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बाल जाता है, सबका जाता है। तो ये नाखून रगड़ने से बाल का कोई कनेक्शन नहीं है। अब बाबा रामदेव को देख के कोई लगता है कि हाँ ऐसा बाल हमारा हो जाएगा, तो वैसे क्या करना होगा कि फिर आपको सारा काम धाम छोड़ के सिर्फ बाल संवारना होगा बाबा की तरह। आपको प्रैक्टिकल फील्ड में काम भी करना है, आपको हेलमेट लगा के चलना है, आपको धूप गर्मी जाड़ा बरसात सब सहना है। इसके अलावा दिन भर कंडीशनर लगा के और एलोवेरा लगा के आप घर में पड़े नहीं रह सकते हैं, और माइक पे प्रवचन नहीं दे सकते हैं, और उस तरह का रूटीन भी नहीं। वो कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की ये है कि उन लोगों के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उनको दुनिया भाग दौड़ नहीं करना है ना, उनको घर के लिए घर खर्च नहीं कमाना है,
रोज़ कहाँ से आएगा उसका सोचना नहीं है, जाके मेहनत मजदूरी नहीं करनी है, अपना योगा करना है, अपना टाइम टाइम से बढ़िया बढ़िया खाना जो चाहिए वो मिल गया, जो भी चाहिए शुद्ध सात्विक जो भी चीज़ें, फल फ्रूट जो भी चाहिए वो टाइमली टाइमली मिल रहा है। उसके बाद अपना जब कोई काम ही नहीं रहेगा आदमी तो योगा करेगा। तो आप भी अगर वैसा ये हो जाए तो आप बैठ के घर पे और बस अपना ये कर लें कि एक आध को अपना ये ओढ़ लें और एक जगह बैठे रहें, योगा वोगा करते रहें, प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद तो आपका भी बाल बढ़ने लगेगा, काला होने लगेगा, एकदम घुटनों तक आपके बाल आएंगे। लेकिन वो प्रैक्टिकल वे में पॉसिबल नहीं है। जो लोग दिन भर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनको रोज़ हेलमेट लगा के चलना है, तो वहाँ पे आप जब हेलमेट लगाएंगे, पसीना होएगा, सीबम वगैरह का ये होएगा, धीरे धीरे प्रॉब्लम होएगी ही होएगी, तो फिर आपको ये होगा। स्टेम सेल थेरेपी भी वैसे ही है कि आपको लगता है कि उससे ये होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। उसका कोई भी अप्रोच नहीं है, एविडेंस बेस्ड अप्रोच। और ये नाखून रगड़ने से बाल का कोई भी एविडेंस बेस्ड अप्रोच नहीं है कि ये काला होगा और घना होगा और लंबा होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बेबुनियाद बातें हैं। बाकी बाबा हमारे ये के धरोहर हैं और उनको आइडियल माना जा सकता है। हम नहीं मानते हैं लेकिन माना जा सकता है। तो बहुत सारे लोग मानते हैं, उनके शिविर में जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कितना 10 दिन या 15 दिन के लिए 65,000 और 70,000 रुपये, बहुत सारे मेरे पेशेंट लोग गए और बोले कि हम वहाँ गए डिटॉक्सिफिकेशन कराने के लिए, अपना ये करने के लिए, खूब बढ़िया फील हुआ। तो वहाँ क्या करता था, मोबाइल छीन लिया, मोबाइल यूज करना ही नहीं है। सुबह सोए हुए हो तो सुबह 4 बजे 5 बजे अपना घंटी बजा के सबको जगा देगा। उसके बाद कहेगा कि भाई योगा करो। उसके बाद ये अपना जड़ी बूटी और घास फूस खाओ। घास फूस मतलब कि भाई प्योर वेजिटेरियन, ये में जो चीज़ें आती हैं, हरी पत्तेदारी है, तो ये खाओ। तो वो चीज़ आप अपने घर पे भी करोगे तो वैसे ही फील करोगे। लेकिन यहाँ कौन ही है, यहाँ तो जैसे ही ये होता है कि यहाँ तो उठना 11 बजे है सो के, वहाँ 4-5 बजे उठा दिया, योगा में बुला लिया, सारा ये करा रहा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें करवा रहा है। उसके बाद एकदम लिमिटेड वे में खाना दे रहा है, उबला हुआ खाना, जो कि आपको सिर्फ मैगी पसंद है, आपको सिर्फ पिज्ज़ा पसंद है, आपको नूडल्स, मोमो, बर्गर, फ्राई, ये सब पसंद है, और आपको वहाँ वो चीज़ें मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें शरीर के लिए सही होती हैं। तो वो चीज़ें जब आप खाएंगे तो बॉडी में हल्कापन होगा ही, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा, आपका पूरा मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा। 15 दिन में 65,000 खर्च करेंगे तो और क्या होगा कि दिमाग एकदम दुरुस्त हो जाएगा, सही जगह पे आ जाएगा। आपका दिमाग जो नाच रहा था कि वहाँ जाएंगे तो ये हो जाएंगे, सुपरमैन हो जाएंगे, तो जब उतना पैसा खर्च हो जाता है अपने आप दिमाग कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद घर पे आओ, घर पे आए 2-4 दिन वही फॉलो किया, उसके बाद से फिर वही है कि रात के 3 बजे सो रहे हैं और फिर सुबह में क्या हो रहा है कि 12-1 बजे उठ जा रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग। और फिर उसके बाद से खाने में वही शुद्ध खाना जो हो रहा है कि मैगी लेके आ रहे हैं, नूडल लेके आ रहे हैं, यही खा रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम होगी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा सेकेंडरी अप्रोच की तरफ भागते हैं, प्राइमरी अप्रोचेज पे ध्यान नहीं देते। प्राइमरी अप्रोच ये है कि सही से खाना पीना, अपने लाइफस्टाइल को सही रखने के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल में रखना, बायोलॉजिकल क्लॉक को पूरी तरह से रेगुलेट करके रखना। उसके लिए क्या है कि टाइमली सोना, टाइमली उठना, ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। और स्टेम सेल थेरेपी के फेर में नहीं पड़ना। ये क्या है कि सफल जीवन के राज है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।